जय हिंद। प्रभात पाठशाला अर्थात सुबह की ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी का वेरी वेरी वेलकम। हमने फ्रांस के महान शासक नेपोलियन का नाम सुना है। वे एक बहुत ही वीर शासक थे और इसलिए उनका एक बहुत ही प्रसिद्ध विचार है कि वीर लोगों के शब्दकोश में असंभव नाम का कोई शब्द नहीं होता है। असंभव शब्द तो बेवकूफ़ों के शब्दकोश में होता है वास्तव में, क्योंकि जो व्यक्ति वीर होगा, जो व्यक्ति साहसी होगा, वो अपने सारे कार्यों को तो यूं ही कर लेगा, पूरा कर लेगा। तो फिर उसके लिए असंभव शब्द का तो कोई मायने ही नहीं रह गया। चलिए अब हम अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। हमने अब तक क्लास 10th की हिस्ट्री के चैप्टर्स में पढ़े हैं। तो अब तक हमने फ्रांस का एकीकरण कैसे हुआ, फ्रांस में बदलाव कैसे हुआ, हमने ये जाना है। अब हम जानेंगे कि इटली का एकीकरण कैसे हुआ। सबसे पहले हम इसके प्रारंभिक स्वरूप को देख लेते हैं। हमने देखा कि जब वियना सम्मेलन हुआ और मेटरनिक ने जब इसकी अध्यक्षता की तो उन्होंने इटली को कई राज्यों में, कई क्षेत्रों में बांट दिया। जैसे परमा, मोडना और टस्कनी के जो क्षेत्र थे वो हैब्सबर्ग के शासक को मिल गए। जेनेवा और सार्डिनिया को पिडमाउंट के क्षेत्र में मिला दिया गया। इटली की राजधानी रोम और उसके आसपास के क्षेत्र को पोप को दे दिया गया। और भी कई सारे क्षेत्र थे जिसको अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिया, जैसे सिसिली और नेपल्स को फ्रांस के शासक को दे दिया गया। और कुछ जो क्षेत्र बचे थे उस पर ऑस्ट्रिया ने अपने खुद का अस्तित्व मतलब अपने अंडर में कर लिया। इस तरह हमने देखा था कि इटली बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था जो वियना सम्मेलन हुआ था। जैसे वियना सम्मेलन कब हुआ था, अगर आप सभी को याद हो तो आप कमेंट में बताइए। जो वियना सम्मेलन के दौरान हमने देखा था कि इटली कई टुकड़ों में बट गया था। इस तरह हम इसके प्रारंभिक स्वरूप को देख लिए। उसके ये तो वियना सम्मेलन के बाद का स्वरूप था, उसके पहले के स्वरूप को देख लेते हैं। हम उसके पहले भी देखेंगे तो जो इटली का जो क्षेत्र था वो सिर्फ कहने के लिए था कि ये इटली का राज्य है, बाकी वो भी कई राज्यों में बटा हुआ था। जैसे हम अपने भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि राजस्थान के शासक अलग थे, दक्षिण भारत के शासक अलग थे, यहाँ मौर्य जो उत्तर भारत के शासक थे वो अलग। मतलब एक भारत कहने के लिए राज्य था लेकिन वो कई क्षेत्रों में बटा हुआ था। बिल्कुल वैसे ही इटली भी 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में कहने के लिए तो एक भौगोलिक नाम देने के लिए तो इटली था, लेकिन वो भी कई क्षेत्रों में बटा हुआ था, कई भागों में वो बटा हुआ। और हमने देखा था कि जब नेपोलियन अपनी राज्य क्रांति कर रहे थे तो ये अपनी राज्य क्रांति के दौरान इटली में भी आए थे और इटली में भी आक्रमण किए थे, इटली के क्षेत्र को भी अपने आपने में मिलाया था। तो उस वक्त उन्होंने किया ये कि पूरे इटली को, जो पूरा इटली का क्षेत्र था, उन्होंने इसको 3 गणराज्यों में 1 2 3 इसको 3 गणराज्यों में बांट दिया। जिसमें पहला का नाम था सिस्पाइनिया। सिस्पाइनिया मतलब नाम देख लीजिए, सिस्पाइनिया, लिगुआइना और ट्रांस्पेडन। पहला का नाम था सिस्पाइनिया, दूसरा लिगुआइनिया और तीसरा था ट्रांसपेडन। इस तरह नेपोलियन की राजक्रांति के दौरान इटली 3 भागों में बट गया। और लेकिन जो नेपोलियन थे वो बहुत अच्छे शासक थे, इसलिए उन्होंने जितने क्षेत्र पर अपने शासन की स्थापना की उस क्षेत्र में उन्होंने विकास के कार्य भी किए। उन्होंने जनता की सुविधाओं को देखते हुए उसके अनुकूल कई सारे कार्य किए और साथ ही वहाँ की जनता को राष्ट्रवादी भावना के लिए प्रोत्साहित भी किया, उनके अंदर राष्ट्रवादी भावना का उदय भी कराया, उनके अंदर राष्ट्रवादी भावना को लाया भी। इस तरह नेपोलियन ने तो 3 भागों में बांट दिया और ये बहुत अच्छा किए, बहुत अच्छी तरीके से बांटे और बहुत अच्छी तरीके से यहाँ की शासन व्यवस्था को सिस्टमैटिक किए। लेकिन वियना सम्मेलन के दौरान फिर से ये कई टुकड़ों में बट गया। अब हम ये देखेंगे कि जो वियना सम्मेलन के दौरान जो कई टुकड़ों में बटा हुआ था उसका एकीकरण कैसे हुआ। तो इसके एक जो इटली का एकीकरण हुआ उसको हम 2 चरण में देखते हैं। प्रथम चरण और दूसरा चरण।
जो प्रथम चरण में हम देखेंगे तो उसमें सिर्फ मेजनी के कार्यों को बताया गया है। अर्थात मेजनी को इटली के जो एकीकरण का जन्मदाता कहा जाता है। इन्होंने इटली के एकीकरण में जो जो कार्य किए प्रथम चरण में उसी का विवरण किया गया है, और साथ ही उसके पहले भी जो नागरिक आंदोलन हुआ उसका विवरण है। और द्वितीय चरण में प्रधानमंत्री काउंट काबूर और एक बहुत बड़े राष्ट्रवादी क्रांतिकारी गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा की गई है। तो हम इस पार्ट में इटली के एकीकरण के प्रथम चरण अर्थात नागरिक जो आंदोलन हुआ उसके बारे में और मेजनी ने जो कार्य किया उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब इटली के एकीकरण के प्रथम चरण की शुरुआत करते हैं। 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन तो हुआ, उसके बाद ये पूरी तरीके से बट गया, और उसके बाद से 5 वर्षों तक तो छोटी बहुत आंदोलन चलते रहे। लेकिन 20 ईस्वी में जनता पूरे आक्रामक रूप से सड़क पर उतर आई और आंदोलन करने लगी कि हमारे राष्ट्र में संवैधानिक सुधार कीजिए, क्योंकि कई राज्य सब अलग अलग थे और कोई भी अच्छी तरीके से शासन व्यवस्था नहीं कर रहा था, जिससे जनता नाखुश थी। और इस कारण में 1820 ईस्वी से ही नागरिक आंदोलन करने लगी। जो आंदोलन करने लगी उसको नागरिक आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और इस नागरिक आंदोलन में जो हमारे मेजनी थे, इटली के एकीकरण का जनक जिन्हें कहा जाता है, वो भी नागरिक आंदोलन के थ्रू राष्ट्र को एकीकरण करने का कार्य कर रहे थे। लेकिन नागरिक आंदोलन सफल नहीं हो पाया। उसके बाद से इन्होंने कार्बोनेली दल, जो एक गुप्त दल थी जिसकी स्थापना, ये इटली की एक गुप्त दल थी जिसकी स्थापना हुई थी 1810 ईस्वी में। इन्होंने कार्बोनरी दल जो गुप्त थी, और इसका कार्य ये था कि छापे, जैसे हमारे यहाँ हमने पढ़ा अपनी हिस्ट्री में कि छापेमारी युद्ध होती थी, वैसे ही कार्बोनरी दल थी वो छापेमारी युद्ध पद्धति को अपनाता था। इस कार्बोनरी दल में भी मेजनी थे, वो इस कार्बोनरी दल के भी सदस्य थे। इन्होंने कार्बोनरी दल के साथ मिलकर भी राष्ट्र का एकीकरण करने की कोशिश की, लेकिन ये भी असफल रहा। नागरिक आंदोलन भी असफल रहा और कार्बोनरी दल भी असफल रहा। लेकिन एक चीज, ये राष्ट्र का एकीकरण करने में तो असफल रहे, लेकिन राष्ट्रवादी भावनाओं को बढ़ाने के लिए पूर्णतः सफल रहे। और हम पहले देख लेते हैं कि आखिर इटली का जो एकीकरण हो रहा था उसकी बाधाएं क्या क्या थी, अर्थात कौन कौन सी बाधा थी जो राष्ट्र का एकीकरण नहीं होने दे रही थी, जिसके वजह से नागरिक आंदोलन भी असफल हो रहा था और कार्बोनरी दल भी अपने कार्य को करने में असफल हो रहा था। तो बाधाएं थी सबसे पहले ऑस्ट्रिया, क्योंकि ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने सारी व्यवस्था को बांट दी थी और वे खुद का शासन चाहते थे। इसलिए सबसे पहला तो ऑस्ट्रिया बाधा थी कि उनको हटा दिया जाए तो शायद इटली का एकीकरण हो जाए। लेकिन उसके बाद भी बाधा थी, सिर्फ यह अकेला ऑस्ट्रिया बाधा नहीं था। दूसरी बाधा थी पिडमाउंट के शासक। जो पिडमाउंट था वो इटली का एक राज्य था, और जो पिडमाउंट के शासक थे वो चाहते थे कि पूरे इटली का एकीकरण हमारे अंडर में हो, अर्थात हम जैसा चाहते हैं वैसे हम संपूर्ण इटली का एकीकरण करें, और संपूर्ण इटली का एकीकरण करने के बाद वहां पर हमारा शासन हो। तो ये ऑस्ट्रिया चाहता नहीं था, ये चाहते थे कि हमारे में हो। और तीसरी जो बाधा थी वो थे रोम के जो पोप थे वो, क्योंकि ये पोप लोग धार्मिक लोग थे, और ये लोग चाहते थे कि जो इटली है उसका एकीकरण धार्मिक दृष्टि से हो, धार्मिक आधार पे हो, और वो हमारे अंडर में हो। इसलिए ये नागरिक आंदोलन भी असफल हो जा रहा था और कार्बोनरी दल भी असफल हो जा रहा था ये बाधाओं से। अब हमने तो यहाँ पे मेजनी के कार्य को गौण रूप में देखा, अब हम इसको पूरे विस्तार रूप में देखेंगे कि मेजनी ने कैसे कैसे कार्यों का क्रियान्वयन किया। जो ये मेजनी थे उनका पूरा नाम था जोसेफ मेजनी,
और ये जब नागरिक आंदोलन में शामिल थे और कार्बोनरी दल में शामिल होकर इटली का एकीकरण कर रहे थे, तो उस वक्त जो ऑस्ट्रिया के चांसलर थे वो उस आंदोलन को दबा दे रहे थे, और इस कारण वो आंदोलन असफल रहा। और जो मेटरनिक थे जो उस आंदोलन में शामिल, सॉरी, मेजनी थे जो उस आंदोलन में शामिल हुए थे, इस कारण उनको देश, मतलब वो एक बहुत ही प्रखर नेता के रूप में थे, एक मतलब दिखाई देने वाले नेता के रूप में थे। इसलिए इनको नागरिक आंदोलन छोड़ के और देश से पलायन करना पड़ा। क्योंकि इन्होंने समर्पण करने के बजाय पलायन इसलिए किया क्योंकि एक बुद्धिजीवी थे और ये जानते थे कि हम समर्पण कर देंगे तो हमारी हत्या कर दी जाएगी, हमें मार दिया जाएगा, और हमारी जो सोच है कि हम इटली का एकीकरण करें, जो हमारा मोटिव है वो अधूरा रह जाएगा। इसलिए इन्होंने यहाँ से भाग जाना ही जरूरी समझा, वहाँ से पलायन कर जाना ही, यहाँ से चले जाना ही जरूर समझा, क्योंकि हम दूसरी जगह जाएंगे और पुनः अपनी राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रखर रूप में लाएंगे, लोगों को इकट्ठा करेंगे और पुनः आएंगे और तब हम एकीकरण करेंगे। इसलिए वो उस वक्त नागरिक आंदोलन को छोड़ के, कार्बोनरी दल को छोड़ के पलायन कर गए और पुनः ये इटली में वापस आए। इनका छोटा सा परिचय देख लेते हैं। तो ये एक बहुत अच्छे सेनापति थे, अर्थात उनको इनको सेना का कमांड चलाने बहुत अच्छे से आता, और साथ ही एक बहुत अच्छे साहित्यकार भी थे, और ये आदर्शवादी गुणों के मानने वाले थे और गणतांत्रिक विचारक थे। इस तरह हमने देखा कि ये कितने गुणों के धनी थे। इनको साहित्य भी आता था, सेना का कमान चलाने भी आता था, और आदर्शवादी भी थे, गणतांत्रिक विचार के समर्थक भी थे। और ये सब चीजें उनको एक राष्ट्र के एकीकरण कर, राष्ट्र के निर्माण कर, राष्ट्र के भाग दौड़ को संभालने में बहुत ही ज्यादा उपयुक्त था। और उसके बाद से जब ये वापस पलायन, जब नागरिक आंदोलन के बाद पलायन करते थे और पुनः जब वापस आए, तो इन्होंने 1831 ईस्वी में यंग इटली का स्थापना की। यंग इटली नामक एक दल, ये एक दल है जिसकी स्थापना इन्होंने 1831 ईस्वी में की, और इसका उद्देश्य था इटली का एकीकरण करना। उसके बाद से इन्होंने 1834 ईस्वी में यंग यूरोप नामक दल की स्थापना की, और हमने देखा था कि मेटरनिक व्यवस्था से संपूर्ण यूरोप प्रभावित था, और इसलिए इन्होंने यंग यूरोप की स्थापना की ताकि पूरे यूरोप में इस चीज की, इसकी क्रांति की लहर आ जाए। और इस तरह इन्होंने यंग यूरोप की स्थापना 1834 ईस्वी में की। ये अपने कार्यों में बहुत हद तक सफल हो गए थे, लेकिन हमने देखा था कि इटली के एकीकरण की जो बाधाएं थी वो बाधा इनके सामने आ गई, क्योंकि रोम चाहता था कि हम एक दूसरे के मतलब धार्मिक दृष्टि से करें। सार्डिनिया पिडमाउंट चाहता था कि हम अपने अनुसार करें देश का एकीकरण, और ऑस्ट्रिया तो छोड़ना ही नहीं चाहता था। तो ऑस्ट्रिया को छुड़ाने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, और ये चाहते थे कि चाहे धार्मिक दृष्टि से एकीकरण हो, चाहे पिडमाउंट के शासक के नेतृत्व में सारे देश का एकीकरण हो, इससे उनको दोनों में से किसी का एकीकरण, उनसे कोई बाधा नहीं थी। बस ये चाहते थे कि ये कैसे भी राष्ट्र का एकीकरण हो, और इन बाधाओं के कारण इन्हें पुनः हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो सार्डिनिया पिडमाउंट के शासक थे चार्ल्स एल्बर्ट, इस तरह जो सार्डिनिया पिडमाउंट के शासक का किया था चार्ल्स एल्बर्ट, उन्होंने अपनी जिद को नहीं छोड़ा, और इस वजह से देखा जब ऑस्ट्रिया तो बहुत हद तक इससे प्रभावित हुआ था, और ये अपनी जिद छोड़ने को तैयार नहीं थे। इस तरह जब ऑस्ट्रिया ने देखा कि ये दोनों अलग अलग बटे हुए हैं, इनमें खुद में सहमति नहीं है कि हम राष्ट्र का एकीकरण करें, इसलिए उन्होंने किया ये कि जो ऑस्ट्रिया था उन्होंने अपने बुद्धि का उपयोग कर, अपने विवेक का उपयोग कर, इन्होंने सार्डिनिया पिडमाउंट पर आक्रमण कर दिया। और जब इसने सार्डिनिया पिडमाउंट पे आक्रमण कर दिया तो जो यहाँ के शासक थे चार्ल्स एल्बर्ट, उनकी हार हो गई, और जो मेजनी के शासक थे, सॉरी मेटरनिक थे जो ऑस्ट्रिया के चांसलर, उनकी जीत हो गई। और जब उनकी जीत हो गई तो पुनः मेजनी को हार जाना पड़ा, और इस कारण क्योंकि वो ऑस्ट्रिया को जो दबाए थे वो पुनः अपने रूप में आ गया। सार्डिनिया पिडमाउंट का जो क्षेत्र था उस पर चार्ल्स एल्बर्ट का शासक था, और चार्ल्स एल्बर्ट के हाथ से भी वो शासन फिसल गया, और जो
सर्दिया पिडमाउंट का क्षेत्र था वो भी ऑस्ट्रिया के अंडर में आ गया, और इस तरह मेटरनिख की हार हो गई और उन्होंने पुनः पलायन कर दिया। अब ये प्लान तो कर गए, लेकिन अब इनकी एज ढल चुकी थी, इसलिए ये वापस नहीं आ पाए पुनः अपने राष्ट्रीय आंदोलन को जारी रखने के लिए। लेकिन ये इनकी जो सपना थी कि वो अपने थ्रू एकीकरण कराए, वो तो नहीं हो पाया। लेकिन संपूर्ण इटली में इसकी क्रांति की एक लहर लहर दौड़ गई एकीकरण हेतु। इसलिए ये एकीकरण की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत हद तक समर्थित रहे, समर्थ बने गए। इस तरह हमने देख लिया कि इटली के एकीकरण के प्रथम चरण को। अब यहाँ से इटली के एकीकरण का दूसरा चरण शुरू होता है। इसमें हम एक क्वेश्चन बनता है कि वियना सम्मेलन कैसे इटली के एकीकरण में सही साबित हुआ। तो मतलब हमने देखा था कि पहले इटली कई क्षेत्रों में विभाजित था, और सार्डिनिया और पिडमाउंट ये बड़े बड़े राज्य थे और दोनों अलग थे। लेकिन जब वियना सम्मेलन हुआ तो दोनों आपस में मिल गए। इस तरह वही उसने मिला दिया और उसका एकीकरण कर दिया। इस तरह वियना सम्मेलन इटली के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त कर दिया, क्योंकि जब वो दोनों सार्डिनिया पिडमाउंट मिले तो उनकी वृद्धि दर बहुत ही अच्छी रही, और यहीं से शुरुआत हो गई इटली के एकीकरण का। एक जो छोटा सा एकीकरण हुआ, लेकिन उसके बाद से बहुत एकीकरण हेतु बहुत सारे कार्य को करने पड़े। और अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि कैसे काउंट काबूर और गैरीबाल्डी ने इटली के एकीकरण के कार्य को पूरा किया। तब तक के लिए इसमें जो भी एमसीक्यूज बनते हैं आप उसको लिखें, और प्लस शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों ही अपने माइंड से बनाने की कोशिश करें। तब तक के लिए दैट्स ऑल। जय हिंद।